Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट जिस टाइम देख रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी इस नई क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया था। जैसा मैंने बोला था इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर है आपके लिए पार्ट नंबर 2, जहाँ पर हम इसके किसके बारे में बात करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। लेखांकन आपके लिए यहाँ पर क्या है, एकदम नया सब्जेक्ट। जैसे कि कोई स्टूडेंट क्या होता है केजी नर्सरी क्लासेस में जाता है, उसके लिए वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नया होता है। वैसे ही कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी की बात करें अगर हम, तो आपके लिए ये सब क्या है, बिल्कुल नया। अगर आपने यहाँ पर बेसिक चीज़ों को नहीं समझा तो आप आगे की जो चैप्टर्स हैं उनको समझ ही नहीं पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर आपको यही नहीं पता कि 2 क्या होता है, 4 क्या होता है, तो क्या प्लस माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे अगर आपने टर्मिनोलॉजी को नहीं समझा तो आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बात की जाए तो मैं वापस बता दूं, बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी दे रखी है। ट्राई करना आप लोग कि थोड़ा थोड़ा इसको इंग्लिश में आप लोग पढ़ें। हो सकता है कुछ स्कूल्स में, कुछ कोचिंग सेंटर्स में जहाँ से आप कोचिंग ले रहे होंगे वहाँ पर आपको रेफरेंस बुक सजेस्ट की हो, जो कि आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाती है। और अब जब पैटर्न चेंज हो गया तो हिंदी मीडियम में आपको रेफरेंस बुक्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम बात करें इकाई, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इकाई, इंग्लिश में बात करें तो यूनिट। यहाँ इकाई से आशय एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व है, यानी कि कोई फिक्स चीज है जिसका क्या है, एक निश्चित अस्तित्व। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से, यानी कि जो व्यावसायिक उद्यम हम देखते हैं उन्हीं को क्या बोला है इसने, यहाँ पर इकाई बोला है, या फिर इसको आप व्यावसायिक इकाई भी कह सकते हैं, यानी कि बिजनेस एंटिटी और बिजनेस यूनिट हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। देखो वीडियो के साथ अपने पास में कॉपी पेन लेके बैठो, जहां पर आपको लग रहा है कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट बोल रही है उसको सेम टाइम नोट डाउन करो, खुद के नोट्स बनाओ और पैटर्न को जारी रखो। यही एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को जल्दी समझ सकोगे, जल्दी आपको वो माइंड में फिट होंगी। क्योंकि अकाउंटेंसी रटने के आधार पर नहीं है, अकाउंटेंसी को जब तक समझोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड आदि, यानी कि सुपर बाजार जैसे आपका बिग बाजार हो गया, रिलायंस फ्रेश का मार्केट हो गया, ठीक है, और कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, आपके आसपास की कोई शॉप वगैरह हो गई, तो ये भी क्या है, आपकी व्यावसायिक इकाई है। एक लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर हर इकाई का क्या होता है, अपना लेखांकन अस्तित्व होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर 10 शॉप्स आपके एरिया में खुली हुई है तो 10 के एक ही खाता भई होगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। 10 के 10 लोग अपना क्या करते हैं, अलग से खाता मेंटेन करते हैं। तो लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका लेन देन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर यार जरूर कर देना। अच्छा लगता है जब ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आती है और थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि ठीक है बच्चों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है। जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर वीडियो बनाने में भी अलग ही मज़ा आता है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स की, मैम हमें ये प्रॉब्लम है। आप मुझे टेलीग्राम पर मेरा चैनल है हैप्पी कॉमर्स हब, वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो। इफ़ आपको अगर व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ 7073, बट ओनली इट्स फॉर व्हाट्सएप। और ये मैं आपको बता दूँ कि रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग अ मैसेज ऑन मी लाइक 7 PM, अगर 7 बजे मैसेज कर रहे हो तो आपको 7:01 पे रिप्लाई मिल जाए, वो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट हाँ, मैसेज करा होगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। नंबर वापस रिपीट कर दूँ 707359, इसको आप लिख सकते हैं 593281। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये है मेरा नंबर, यानी कि आपका हैप्पी कॉमर्स हब सिमरन मैम का नंबर आप लोगों के पास है। कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से पूछना, थोड़ा सा डिले होगा बट हाँ रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इसके बाद है आपका लेन देन। 2 या 2 से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है उसे लेन देन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई 2 या 2 से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना घट रही है जिसका कुछ मूल्य है, तब वो क्या है, लेन देन है। आपने अपने दोस्त को कोई फ़ोन बेचा, उसने आपको पैसे दिए, या फिर आपने अपना पुराना फ़ोन देकर उसका नया फ़ोन ले लिया। आपने अपनी क्या करी, 12th क्लास की बुक किसी स्टूडेंट को दे दी और उससे अपनी अपनी 11th क्लास की बुक्स आपने अपने टीचर से
क्या करी, मान लीजिए उन्होंने आपको कहा कि ठीक है अगर आप मुझे अच्छा रिजल्ट दोगे तो मैं आपको अपनी बुक्स आपको फ्री में दूंगा, बट वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मौद्रिक रूप से कुछ मूल्य नहीं है, पर यहाँ पर गुडविल आपकी बढ़ रही है। तो कुल मिला के बात है कि कोई ऐसी घटना हो रही है जिसका कुछ ना कुछ मूल्य है, तो वो क्या है, लेन देन कहलाता है। यह माल का क्रय, धन की प्राप्ति, लेनदार को भुगतान, व्यय आदि हो सकता है। यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो मुद्रा के ऊपर किया गया है, यानी कि जिस भी लेन देन में मुद्रा शामिल है, जिस भी घटना में मुद्रा शामिल है वो लेन देन कहलाएगी। लेन देन को अगर इंग्लिश में बात करें तो हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लेन देन को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। परिसंपत्तियां, इंग्लिश में बोलते हैं इसको असेट्स, यानी कि जो भी संपत्ति हमारे पास है वो असेट्स कहलाती है, जिसको हमने हमारे पैसों से खरीदा है। यदि किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है, परिसंपत्तियों का मूल्य होता है और इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग होता है। अगर आपके पास असेट्स ही नहीं होंगे तो आप अपना बिजनेस कैसे कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सुपर बाजार के पास ट्रकों का बेड़ा होता है जिनका उपयोग ये खाद्य सामग्री की सुपूर्ति के लिए करते हैं। ट्रक इस प्रकार से उद्यम को आर्थिक लाभ पहुंचाते रहते हैं। यानी कि आपके असेट्स में बेसिकली वो चीजें आती हैं जो आपने अपने धन से खरीदी हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तथा चलाने के लिए, वे कहलाती हैं संपत्तियां। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग, मशीनरी, टेबल, फर्नीचर, डेटर्स, ठीक है, एक एक चीज आगे आएगी और आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। असेट्स को सामान्यतः दो भागों में बांटा है। परिसंपत्ति को वापस बता दूं, इंग्लिश में असेट्स कहते हैं। परिसंपत्ति को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, चालू और गैर चालू परिसंपत्ति, यानी कि करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। यहाँ पर हमारे सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। परिसंपत्ति की बात करें तो दो पार्ट्स में बांटा गया है। गैर चालू संपत्ति, इंग्लिश में बात करें तो फिक्स्ड असेट्स या फिर नॉन करंट असेट्स। लिखते चलना, वापस कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैम का फेस नहीं दिख रहा तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आराम से कॉपी पेन लेकर बैठो, जो चीजें मैं आराम से बता रही हूँ उनको लिखो, नोट डाउन करो, आपको चीजें समझ में आएंगी और आई एम श्योर कि वो आएंगी आपको समझ में। गैर चालू संपत्ति को हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स या फिर नॉन करंट असेट्स। इनकी बात करें तो इसको भी इन्होंने क्या करा है, 5 पार्ट में बांट दिया। मैम कौन कौन से? स्थिर परिसंपत्तियां, फिक्स्ड असेट्स, गैर चालू निवेश यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं जिनको आप एक शीघ्र अवधि में बार बार बेच नहीं सकते, वो कहलाती है स्थिर संपत्तियां। बिल्डिंग, जमीन, मशीनरी, ये सब होती है आपकी स्थिर परिसंपत्तियां जिनका जीवन काल लंबी अवधि के लिए माना जाता है या फिर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए माना जाता है, उन्हें कहते हैं हम स्थिर परिसंपत्तियां, फिक्स्ड असेट्स। गैर चालू निवेश यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने धन को कहीं और क्या करना, निवेश कर देना जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, तो वो कहलाता है गैर चालू निवेश। ये भी 1 साल से ऊपर की अवधि। चालू और गैर चालू में मैं आपको अंतर क्लियर कर दूं। चालू का मतलब होता है करंट, यानी कि 1 वर्ष या उससे कम अवधि के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो चालू कहलाते हैं और 1 वर्ष से ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो गैर चालू कहलाते हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो स्थगित कराधान परिसंपत्तियां, ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, लॉन्ग टर्म की है। दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम, यानी कि आपने किसी को लॉन्ग टर्म का क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। और अन्य गैर चालू संपत्तियां जो भी इसमें शामिल होती हैं ये भी अलग अलग हो सकती हैं। स्थिर परिसंपत्तियों में बात करी जाए तो मूर्त संपत्तियां यानी कि टेंजिबल असेट्स, इंग्लिश में टेंजिबल असेट्स बोलते हैं, जो परिसंपत्तियां हमें दिख रही हैं, आपकी मशीन, बिल्डिंग। इसके अलावा अमूर्त परिसंपत्तियों की अगर बात करें तो जो हमें नहीं दिखती, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। पूंजीगत कार्य प्रगति पर, यानी कि आपने क्या करा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे हैं जो क्या है, आपके कैपिटल नेचर के हैं, पूंजीगत प्रकृति के हैं, वही यानी कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आपने करा है तो वो कहलाता है पूंजीगत कार्य प्रगति पर। विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां, यानी कि वो डेवलपमेंट में है और अभी तक आपके पास नहीं आई है तो विकास के अधीन में है। चालू परिसंपत्तियों की अगर बात की जाए तो चालू परिसंपत्तियां वो होती हैं जो 1 वर्ष से अंतर्गत ही क्या होती हैं, आपने खरीदी होती है और जिनका जीवन काल भी 1 ही वर्ष का होता है। माल सूची यानी कि आपका स्टॉक, इसको 1 ईयर का ही मानते हैं। व्यापार विपत्र, यानी कि आपके ये ट्रेड बिल्स होते हैं, जो व्यापार में बिल होते हैं। अगर व्यापारी दूसरे व्यापार से सामान खरीद रहा है तो एक दूसरे को बिल लिखते हैं, वहां पर कैश ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। नगद और नगद का समतुल्य, यानी कि बैंक और आपके हाथ में कितना कैश है वो। लघु अवधि के आपने 1 साल से कम के लोन दिए हैं और अन्य चालू संपत्तियां, इसमें भी काफी सारी चीजें आ सकती हैं। देयताओं की बात करें तो यानी कि लाइबिलिटी,
लाइबिलिटी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि एक व्यवसाय के अंतर्गत हमें किसी और को पैसा चुकाना है तो वो कहलाती है लाइबिलिटी, बहुत ही आसान शब्दों में। अगर बुक की बात करें तो यह वे देनदारियां या ऋण है जिनका भुगतान व्यवसाय इकाई ने भविष्य में किसी को करना है। वही बात है, इसमें भी कुछ घुमाया नहीं इन्होंने। यह लेनदारों का फर्म की परिसंपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अगर आप किसी का लोन लिया है आपने या किसी से उधार लिया है और आप उसे नहीं चुका पाते हो तो वो लोग आपकी संपत्ति क्या कर सकते हैं, अधिग्रहित कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। अगर आपने कभी सुना हो कुर्की होती है, नीलामी होती है, वो सब इसी वजह से होती है कि लोग लोन ले लेते हैं परंतु लोन वापस नहीं चुका पाते, तो जिससे लोन लिया होता है उसको हक होता है कि वो आपकी संपत्ति बेच सके। व्यवसाय चाहे छोटा हो बड़ा हो, कभी ना कभी उसे धन उधार लेने, उधार पर वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए 25 मार्च 2015 को सुपर बाजार ने फास्ट फूड प्रोडक्ट्स कंपनी से 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा। 31 मार्च 2015 को सुपर बाजार का तुलन पत्र तैयार किया जाएगा। तुलन पत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस शीट। तो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स कंपनी को उसके स्थिति विवरण, यानी कि आपका जो ये भी बैलेंस शीट ही है, स्थिति विवरण होता है वैसे तो, एक पर्टिकुलर तारीख को कितना आपके पास संपत्ति और कितनी आपकी लाइबिलिटीज है कि देता पक्ष में लेनदार के रूप में दर्शाया जाएगा। यदि सुपर बाजार दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण लेती है तो इसे भी सुपर बाजार के तुलन पत्र में देनदार के रूप में दर्शाया जाएगा, बट ये क्या होगी, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी। देयताओं को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका चालू और गैर चालू, करंट और नॉन करंट, ये 2 ही हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आपके सामने वही गैर चालू और चालू। गैर चालू वापस बता दूं, जो 1 वर्ष से अधिक के लिए होती हैं, चालू होती हैं जो 1 वर्ष से कम के लिए होती हैं। इसके अंतर्गत इंक्लूड है आपके लॉन्ग टर्म लोन, स्थगित कराधान देयता, यानी कि आपको गवर्नमेंट को पैसा चुकाना है बट आपने उसको या तो रोक रखा है फिर लॉन्ग टाइम में आप उसे चुकाओगे। अन्य दीर्घकालीन ऋण, अन्य दीर्घकालीन प्रावधान। उसके बाद अगर चालू देयता की बात करें, करंट लोन्स की बात करें यानी करंट लाइबिलिटीज की, तो लघुकालीन ऋण। उसके बाद है देय विपत्र, बिल्स पेबल, ठीक है। और इसके बाद है अन्य चालू देयताएं, लघुकालीन प्रावधान। ये सब हमारे होते हैं कि 1 ईयर के अंतर्गत हमें क्या करने होते हैं, इनको वापस रीपे करना होता है। अगर ये 1 ईयर से ऊपर के हो जाते हैं तो फिर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हम मान लेते हैं। पूंजी, इंग्लिश में बात करें तो कैपिटल, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है तो उसमें पूंजी लगानी पड़ती है, कैपिटल लगानी पड़ती है। स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग के लिए किया जाने वाला धन निवेश पूंजी कहलाता है। व्यवसाय इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व और दावा है, इसलिए इसे तुलन पत्र के देयता की और पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। देखो बहुत ईजी सी बात है, अगर हम ढंग से पढ़ेंगे बेसिक को तो ध्यान रखना कोई भी बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। यही इसी वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, खातों का निर्माण करते हैं, ताकि बैलेंस अपने आप में क्या है, बिजनेस व्यवसाय क्या है, खुद एक एंटिटी है जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है, इसलिए उसकी अलग हम खाता बही वगैरह बनाते हैं जिसका अपने ओनर से अलग अस्तित्व है। अब अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस के ऊपर तो क्या हो गया, वो उधार हो गया ना ओनर के लिए। अब चाहे वो ओनर उसी बिजनेस का है, मान लीजिए अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं कोई बिजनेस खोलना चाहती हूँ और मैंने 1 लाख रुपए लगा के मेरा ट्यूशन सेंटर खोला, हैप्पी कॉमर्स हब करके मैंने मेरा ट्यूशन सेंटर खोला, लेकिन वो ट्यूशन सेंटर हालांकि है तो मेरा, बट खुद में एक अलग एंटिटी है। तो जो मैंने 1 लाख रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट किया तो हैप्पी कॉमर्स हब ट्यूशन का दायित्व तो बनता है कि वो 1 लाख रुपए तो कम से कम मुझे चुकाए, प्रॉफिट तो उसके बाद की बात है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। विक्रय यानी कि सेल्स, विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है। विक्रय नगद भी हो सकता है और उधार भी। सेल्स तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए चीजें बेचते हैं। आगम, यह वह धनराशि है जो व्यवसाय वस्तु की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित की जाती है, इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। आमदनी की अन्य दूसरी मदें जो अधिकांश व्यवसायों में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं, कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, ठीक है, ये यानी कि आपका इनकम। आगम का मतलब होता है इनकम। इनकम के लिए ही कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है और हर बिजनेस को अलग अलग तरीके से इनकम मिलती है। जैसे आप अपने स्कूल को फीस पे कर रहे हैं, उन्हें फीस के रूप में इनकम मिल रही है, बट एज आई एम टीचर, कहीं अगर मैं स्कूल में वर्क कर रही हूँ एज ए लेक्चरर प्रोफेसर, मैं किसी कॉलेज में अपनी ड्यूटी दे रही हूँ, तो वो मुझे क्या देंगे, वो आप लोगों से तो फीस लेंगे, उनकी इनकम का तरीका है फीस, बट वो मुझे दे रहे हैं तो वो मुझे क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। क्लियर। और इसके अलावा बहुत आपने सुना होगा कि लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं तो ब्याज इनकम होता है, कुछ लोग कमीशन बेस्ड काम करते हैं, तो ये अलग अलग इनकम को नाम हम दे देते हैं।
व्यय यह व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है। ठीक है, अगर आपको लाभ अर्जित करना है तो उससे पहले कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं व्यय। साधारणतः व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर मैंने मेरा ट्यूशन खोल रखा है तो वहाँ पर मुझे कुछ खर्चे भी करने होंगे। आप लोगों के लिए मुझे वहाँ पर लाइटिंग लगानी होगी, टेबल लगानी होगी, ठीक है, फर्नीचर लगाना होगा, ये सब लगाना होगा मुझे, तब जाके तो कुछ प्रॉफिट होगा वहाँ पर। अदरवाइज तो आप लोग आना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ये मेरी तरफ से वहाँ पर लगने वाला कॉस्टिंग है, एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास, एक लेखांकन अवधि के दौरान। लेखांकन अवधि बेसिकली 1 साल की मानी जाती है, और अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पर वो खत्म होता है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए तो स्टार्टिंग ही क्या है, आपके लोगों का न्यू ईयर 1 जनवरी से बनता है, लेकिन कॉमर्स वालों का जो न्यू ईयर होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर वाला होता है, और वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से। हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या चलता है, आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। अगर एजुकेशनल ईयर की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, और कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वो चलता है। खर्च की बात करें तो यह किसी लाभ, सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न कर देता है। यानी कि जैसे मैंने क्या करा, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, अब मैंने वहाँ पर फर्नीचर खरीदा, तो मुझे फर्नीचर के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और साथ ही उस फर्नीचर को मेरे कोचिंग तक मंगाने के भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, वहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैंने वहाँ पर माइक खरीदा है, कैमरा खरीदा है, प्रोजेक्टर खरीदा है, तो इन सब पे किया गया खर्चा क्या कहलाएगा, खर्च। यदि व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे हम, आगम व्यय, यानी कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहेंगे। 2 टर्म्स आती हैं आपके पास, आगम यानी कि रेवेन्यू, और पूंजीगत यानी कि कैपिटल। पूंजीगत होता है लॉन्ग टर्म के लिए, रेवेन्यू होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म होता है हमारे पास 1 ईयर का टेन्योर यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड, और लॉन्ग टर्म होता है हमारे पास 1 साल से अधिक की अवधि का टाइम पीरियड। दूसरी ओर यदि खर्चे का लाभ 1 वर्ष से अधिक तक मिलता है तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे संपत्ति माना जाएगा। लाभ, ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी लागत के ऊपर जो अधिक के हमें मिलता है उसे हम लाभ कहते हैं, ठीक है। इनकम माइनस कॉस्टिंग इक्वल्स टू प्रॉफिट। अभिवृद्धि, व्यवसाय से प्रासंगिक घटना अथवा लेन देनों से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। इसके उदाहरण है स्थायी संपत्ति का विक्रय, न्यायालय में किसी मुकदमे को जीतना, यानी कि आपने अपना जो बेसिक काम है, जो आपका मेन ऑपरेशन है, लाइक आप कोई सामान का बिजनेस करते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है, तो वो आपका मेन ऑपरेशनल काम हो गया। बट यहाँ पर किसको लेंगे हम, कि इसके अलावा हटके अगर हमें किसी कारण से प्रॉफिट हुआ तो अभिवृद्धि कहलाती है। हानि की बात करें, किसी अवधि की संबंधित आगम से व्यय को, आधिक्य को हानि कहते हैं, यानी कि हमारी कॉस्टिंग तो ज़्यादा आ गई लेकिन हमारे को इनकम कम हुई, तो हमें क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। आपने कोई माल भेजा था और वो ट्रक एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई आपकी बिल्डिंग में, तो ये सब क्या है, हमारे हानि। डिस्काउंट हम समझते ही हैं, हमारे को जो अंकित मूल्य है उससे कम कीमत पर कोई वस्तु मिलती है तो हम उसे डिस्काउंट कहते हैं। बट्टा, विक्रय की गई वस्तु के मूल्य में कटौती को कहते हैं। ये 2 प्रकार से दी जाती है, ठीक है। एक तो होती है आपके व्यापारिक बट्टा और एक होता है नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा को इंग्लिश में कहते हैं आप ट्रेड डिस्काउंट, और नगद बट्टा होता है आपका कैश डिस्काउंट। यहीं पर मैं क्लियर कर देती हूँ, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी खाते में जब आप फ्यूचर में जनरल एंट्री करेंगे और तो वहाँ पर क्या होता है, इसको जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता, केवल नरेशन में लिख दिया जाता है। वापस बता दूँ, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में केवल नरेशन में लिखा जाता है, अकाउंट्स में केवल कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट लोगों को यानी कि व्यापारी को अधिक माल खरीदने के हेतु प्रेरित करने के लिए दिया जाता है, और आपका जो कैश डिस्काउंट होता है वो जल्दी से जल्दी नगद आपको भुगतान प्राप्त हो जाए, इसलिए वो लोग देते हैं। इसमें आपके सामने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क्स का, कि नगद छूट और व्यापारिक छूट से आप क्या समझते हैं। तो आपको यही लिखना होगा कि व्यापारियों को अधिक माल खरीदने हेतु प्रेरित करने के लिए व्यापारिक छूट दी जाती है, तथा व्यापारियों को नगद भुगतान जल्दी करने के लिए नगद छूट का प्रावधान दिया गया है। प्रमाणक, किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात, हम कहीं जाते हैं तो हम उसका बिल लेते हैं, उसे प्रमाणक कहते हैं। माल वह उत्पाद जिनसे व्यवसायिक कारोबार करता है माल कहलाता है। हर किसी का ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है, फर्म अलग हो सकती है, तो उसी अकॉर्डिंग उसका माल होगा। कुछ लोग जनरल बहुत सारी चीज़ें अगर सामान रखते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह, तो वो सब उनके लिए माल है। कोई मान लो केवल चद्दर का ही बिजनेस कर रहा है तो वो चद्दर उसके लिए माल है। कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, कोई लकड़ी का कर रहा है, तो वो सब उनके लिए क्या हो जाता है, माल हो जाता है। इन शॉर्ट, एक व्यवसाय जिस मुख्य चीज़ का कारोबार कर रहा है वह उसका माल कहलाता है, ठीक है। लेकिन
अगर आप सोचो आप बिजनेस तो चद्दर का कर रहे हो, लेकिन आपने अपने बिजनेस के चलाने के लिए कंप्यूटर ले लिया, फर्नीचर ले लिया, तो वो माल नहीं कहलाएगा, वो आपकी संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, माल वही कहलाएगा जिसको आपने क्रय विक्रय के पर्पज से खरीदा है। क्रय, क्रय एक व्यवसाय द्वारा, क्रय को इंग्लिश में कहते हैं परचेज। क्रय एक व्यवसाय द्वारा नगद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य है जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्रय हम उसी को मानेंगे जिसको आपने वापस विक्रय करने के उद्देश्य से कुछ खरीदा हो, उसको हम कहते हैं क्रय यानी कि परचेज। ये नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। नगद यानी कि जिसका हमने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, और उधार यानी कि जिसका पेमेंट हम कुछ समय बात करेंगे। आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स, जब व्यवसायी यानी कि जिस इंसान ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो क्या करे, वो अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसा थोड़े टाइम के लिए उधार ले ले या थोड़े टाइम के लिए निकाल ले, तो हम उसे कहते हैं आहरण। ठीक है, यानी कि मेरा हैप्पी कॉमर्स हब का बिजनेस है, मैंने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, बट मुझे 2-3 महीने बाद जरूरत पड़ गई, तो मैं अगर उसमें से 20,000 रुपए निकाल रही हूँ तो वो कहलाएगा आहरण। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। स्टॉक, किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पुर्जे और अन्य मदें हाथ में होती हैं उनका मापन रहतिया कहलाता है, यानी कि स्टॉक कहलाता है। जिस भी चीज़ में आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, स्टॉक आप कहते हो। एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से आशय होता है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका रह गया, इसे अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंद भी कहते हैं। यानी कि हमारा 1 साल की जो अवधि होती है उसमें जो डे लास्ट हम जब खातों का निर्माण करते हैं उस दिन जो सामान बिना बिका हुआ रह गया उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वही सामान नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट ओपनिंग डे के लिए हमारे पास हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। उदाहरण के लिए 31 दिसंबर 2020 को अगर हम खाता बंद कर रहे हैं तो उस दिन के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और 1 जनवरी 2021 को वो खाता वापस नया खुल जाता है तो उसके लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। देनदार की बात करें तो इंग्लिश में डेटर्स कहते हैं, यानी कि व्यवसाय के बाएं पक्ष के वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, यानी कि वो लोग हमें पैसा देंगे। हैप्पी कॉमर्स अब मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, किसी ने मुझसे उधार ले रखा है या फिर कुछ बच्चों ने क्या करा, ट्यूशन पढ़ा 1 मंथ की, मैम हम 1 मंथ बाद आपको पैसा देंगे, तो वो मेरे क्या हो गए, वो मेरे डेटर्स हो गए, क्योंकि वो मुझे 1 मंथ बाद पैसा देंगे, तो वो ही डेटर्स कहलाते हैं। लेनदार की बात करें तो मान लीजिए मैंने किसी से क्या करा, हैप्पी कॉमर्स हब के लिए फर्नीचर खरीदा और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि सर मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट करूंगी, तो वो मेरे लेनदार हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, यानी कि वो लोग जिन्हें मुझे पैसा चुकाना है। और अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो व्यवसाय के बाएं पक्ष के वो लोग जिन्हें व्यापारी को पैसा चुकाना होता है वो लेनदार कहलाते हैं, तथा जिनसे पैसा प्राप्त करना होता है वो देनदार कहलाते हैं। इसके बाद आपका स्वयं जांचिए, और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम रही हो तो आपके सामने कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक तो यार प्लीज़ कर देना, और हाँ अटेंडेंस लगा देना कि हाँ ठीक है मैम हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे। ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।